तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में। दूसरी क्वेश्चन जो पूछी जाने वाली जो पॉपुलर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमआईएस इन डिसीजन मेकिंग। ओके, देखिए पूरी की पूरी एमआईएस चाहे जो भी आप करते हैं दो ही चीज पे डिपेंड होता है, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। विदाउट इंफॉर्मेशन वी कांट टेक एनी डिसीजन। ओके, कंपनीज के अंदर में या फिर हमारे इंडियन आर्मी या हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेती है। अभी जो जीएसटी का रेट घटा है, क्या लग रहा है सुबह में निर्मला जी उठे हैं और जाके चेंज कर दिए? नहीं, काफी टाइम से आने वाली कंप्लेन, मार्केट का उतार चढ़ाव, होने वाला रेवेन्यू कलेक्शन, जीएसटी रेट को घटाने से रेवेन्यू पे होने वाला इफेक्ट, हर एंगल से हर एक चीज को एनालाइज किया गया है। उसके बाद ड्राफ्ट नोट तैयार किया गया है, फिर उस ड्राफ्ट नोट के ऊपर डिस्कशन हुआ है, वोटिंग हुआ है, चेंजिंग हुआ है, तब जाके इंप्लीमेंटेशन हुआ है। और इसकी जो शुरुआत किसने किया होगा? एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव ने ही शुरुआत किया होगा। एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव ने ही शुरुआत किया होगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ही एमआईएस बनता है। 90% केसेस में जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सिर्फ लाइन ऑफ ग्राफ दिखाने के लिए नहीं होते हैं, वो होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो क्रूशियल रोल ऑफ सपोर्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्टैटिकल सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि एमआईएस क्या है और एमआईएस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, एमआईएस के क्या क्या इंपैक्ट है। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए व्हाट इज एमआईएस। दूसरी चीज पता होना चाहिए, वो आपको ये होना चाहिए कि बातचीत में कर रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस। फिर तीसरा आपको होना चाहिए इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ एमआईएस। और चौथी चीज होनी चाहिए रोल ऑफ, रोल 4 होगा, रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी चीजों पे हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग पे क्या बातचीत होगी। इसको हिंदी में, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीएम इन एमआईएस। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डीएम और डीएम के बीच में जो है ना आपको इस तरह से हाइफन लगाओ। अब कुछ लोग जो है कहीं पे पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग आता है, लेकिन बीसीएफ फर्स्ट के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली क्लासेस थी उसमें कई सारे हमने देखे हैं, उसमें डीएम दिया हुआ है। हाँ हाँ, इम्पैक्ट ऑफ एमआईएस था ना आपको मैंने क्लास में। ठीक है, पता। तो यहाँ पे आप ये डिसीजन मेकिंग में आप सिंपल देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम plays the crucial role in the supporting managerial decision making at all levels, statistical, tactical, and operational. It helps to manage, take the better, faster, and more accurate decisions by providing timely, reliable, and relevant information. तो ये जो है एक सटीक एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अब इसकी जो अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का 3 स्टेप होता है। पहला होता है इंटेलिजेंस,
दूसरा होता है डिजाइन, तीसरा होता है चॉइस। तीन ही पार्ट होते हैं। अगर इंटेलिजेंस की बात होता है कि इसमें आपको जो है इंफॉर्मेशन, गेट द इंफॉर्मेशन टू द रॉ डेटा भी लिख सकते हैं। डिजाइन होता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर डेवलप। चॉइस होता है सिलेक्शन एंड अल्टरनेटिव। ठीक है। फिर समझिए आखिर एमआईएस, रोल इन एमआईएस को एक एक्सप्लेन करता हूं। प्रोवाइड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है प्रोवाइड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। एमआईएस कलेक्ट द डेटा फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल जहां यूज कीजिएगा वहां एक्सटर्नल भी यूज कीजिएगा, क्योंकि डेटा सिर्फ इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल भी होता है। जैसे मुझे अगर प्राइस कंपेयर करना है, अगर मुझे प्राइस कंपेयर करना है तो क्या हम सिर्फ इंटरनल प्रोडक्ट देखेंगे? हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ला रहे हैं उसकी को तो कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे अभी जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आ रहे हैं उसकी रिसर्च में उन्होंने जितने भी 150 और 110 सीसी के अंदर में जितने भी बाइक्स थे उसकी प्राइस को उन्होंने कंपेयर करके एक 20 का प्राइस निकाला। उसी तरह से एक्सटर्नल डेटा सोर्स से भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि इंटरनल का एग्जांपल देना हो तो सेल्स, फाइनेंस, एचआर। सेल्स, फाइनेंस, एचआर। अगर एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो आप कर सकते हैं मार्केट ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि हमारी जो भी फोर्सेस है, जो सेल्स है, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी इंपैक्ट होते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिए, दिस एंश्योर दैट मैनेजर लेवल हैव द राइट इंफॉर्मेशन टू एवलेट अल्टरनेटिव। क्योंकि एमआईएस जो होता है एक एग्जीक्यूटिव लेवल एमआईएस होती है जो कि रॉ डेटा होता है। लेकिन अगर आप एमआईएस की बात करें तो मैनेजर लेवल की होती है। मैनेजर लेवल एट टॉप मैनेजर लेवल के लिए होती है, तो उनको एक राइट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ए सेल्स मैनेजर रिसीव द मंथली सेल्स रिपोर्ट रीजन वाइज टू डिसाइड वेयर इज द एलिक्वेट रिसोर्स। तो मैनेजर को अगर अपने कंपनी के सेल्स का रीजन वाइज या स्टेट वाइज या सिटी वाइज, एक एरिया समझ लीजिए, एरिया में रीजन भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है और एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है। तो एक मैनेजर जो है रीजन वाइज रिपोर्ट अगर लेता है तो वो अपना जहां सेल्स कम हो रहा है वहां अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कॉल्स। मान लीजिए मुजफ्फरपुर ऑलरेडी बिना कुछ किए ही टॉप सेल्स में आता है, तो फिर मैनेजर क्या करेगा? इस टॉप सेल्स को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लीजिए कि पटना जो सेल्स में डाउन चल रहा है, तो अपना पूरा मार्केटिंग जो बैनर, होर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, कॉलिंग सब उधर लगाएगा। तो ये चीज को पता चलेगा तभी ना। तो इसलिए प्रोवाइड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसके बाद आता है सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन। देखिए सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर डिसीजन। स्ट्रक्चर डिसीजन मैंने पहले ही बताया था। स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब होता है जो रूटीन इंफॉर्मेशन के तहत लिया जाता है। जैसे कि आप एक स्टोर कीपर है और सुबह सुबह आपका काम है अपना स्टॉक चेक करना, जो स्टॉक नियर बाई फिनिश है उसका ऑर्डर देना। तो स्टॉक चेक करना मतलब कि स्टॉक इंफॉर्मेशन का जो रिपोर्ट है ये क्या हो गया? आपका टाइमली रिपोर्ट हो गया जो कि डेली मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर के अंदर आता है, स्ट्रक्चर डिसीजन के अंदर आता है, क्योंकि ये रूटीन और रिपीटेड वर्क आप कर रहे हैं। पेरोल भी इसी तरह। इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री समझते हैं क्या होता है? इन्वेंट्री के बारे में जानते हैं? इन्वेंट्री किसको कहते हैं? जी हाँ, स्टॉक। आप सिर्फ स्टॉक बोलेंगे तो गर्व होगा। स्टॉक इन आउट, स्टॉक इन आउट, उसको इन्वेंट्री कहते हैं।
मतलब कि स्टॉक आया और स्टॉक गया दोनों केसेस में। मतलब बिलिंग का पहला जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी जो सोर्स होता है वो इन्वेंट्री ही होता है। अब पेरोल किसको कहते हैं? पेरोल बताइए, पेरोल के बारे में पता है? सैलरी देखने वाला डिपार्टमेंट पेरोल कहलाता है। जैसे एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, जो हायरिंग करता है स्टाफ की बिहेवियर बाकी चीजों पे नजर रखता है, दैट इज द एचआर। और पेरोल हुआ जो कि एम्प्लॉय की सैलरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आपकी सैलरी अटेंडेंस लेके सैलरी बनाता है, आपका पीएफ, ग्रेजुएटी, ईएसआई सबको मैनेज करता है। आप जब छोड़ते हैं, जॉब छोड़ते हैं, तो आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करता है, आपके ड्यूज क्लियर करता है। ये सब चीजें क्या कौन करता है? पेरोल करता है, अकाउंट्स नहीं करता है। अकाउंट्स का काम सिर्फ पैसा देना होता है। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां होती है वो पेरोल का काम अकाउंट या एचआर से ही करवाती है। बड़ी कंपनियों के अंदर में पेरोल का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है। नहीं, आप लोग शुरू हो गए, ठीक है? तो पेरोल के बारे में जान गए। अगर आप कंपनी में जब ज्वाइन कीजिएगा, आपको सैलरी, अगर हमारा आपकी सैलरी कम आई है या आपको जितना बोला गया उतना नहीं आया है, इसके लिए किससे बात करेंगे? पेरोल से बात करेंगे, पेरोल टीम से बात करेंगे, ठीक है? फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन। सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन जो होता है वो क्या होता है कि स्ट्रक्चर भी होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। जैसे कि हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करनी है, ये तब कब होगा? जब एक नया इवेंट होगा। इवेंट मतलब जब एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे या प्रोडक्ट को रिस्ट्रक्चर करेंगे, तभी उसका प्राइस सेट करेंगे। किसी प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ी हर दिन बढ़ता रहता रहेगा। जैसे मार्कर है, इसकी प्राइस जब मार्कर लॉन्च हुआ होगा तब हुआ होगा, या फिर किसी 2 साल 3 साल बाद जब इसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा तो इसकी प्राइस बढ़ाया जाएगा। तो आता है वो सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन, मतलब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग जो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, थोड़ी होता है कि डेली बैनर लगता है। बैनर तो साल में 1 या 2 बार लगता है, या कोई नया इवेंट लॉन्च होता है तो लगता है। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, एक कॉम्प्लेक्स होता है और वन टाइम होता है। अनस्ट्रक्चर मतलब कि कंपनी के अंदर कुछ अननेसेसरी इवेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया। जैसे कि कोरोना, कोरोना एक्सपेक्टेड था, अचानक बंद हो गया, सारी कंपनियों का डिसीजन मेकिंग, हर एक चीज को चेंज करना पड़ा लॉकडाउन में, तो कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। तो एमआईएस प्रोवाइड करता है डेटा, एमआईएस प्रोवाइड द डेटा मॉडल एंड एनालिटिक्स टू असिस्ट ऑल डेट। तो आपको रोल ऑफ एमआईएस डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला रोल क्या होता है? प्रोवाइड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपका एमआईएस, ठीक है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे इसको। दूसरा है सपोर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन। अब डिसीजन के टाइप एक नहीं है, 3 टाइप के डिसीजन है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप ऑफ द डिसीजन मेकिंग, तो वहां आप लिख सकते हैं 3 टाइप ऑफ द डिसीजन मेकिंग: स्ट्रक्चर डिसीजन, सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन एंड अनस्ट्रक्चर डिसीजन। क्लियर है? लिखो, नहीं लिखेगा? अच्छा लिख लेते हैं, लिख, एग्जाम में क्वेश्चन है अच्छा लिख देते हैं, क्या करें? एग्जाम में बस सारा को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये जो क्लासेस हम आपको दे रहे हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन पे दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आपको एक्सेल सीट बनाने के लिए और डैशबोर्ड बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपकी कंपनी के अंदर में जो आप जॉब करेंगे। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन होंगे।
देखिए, ये आपको 2019-22 में पूछा भी गया है। चलिए कुछ लास्ट वाला। 19-22 में लास्ट ईयर ही देखते हैं। ये आपको 2023 में इसका चेंज कर दिया। सेम क्वेश्चन है, बट इसका पैटर्न चेंज कर दिया। नीचे 2 नंबर क्वेश्चन है ना। तो डिसीजन मेकिंग मैंने आपकी, देखिए आप लाइब्रेरी में जाके पिछले ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखे हैं, आपको कई कई ईयर का पूछा गया है। देखिए पहले आपको 2023 में चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है ना, तो नहीं तो यहाँ यहाँ और इसके बाद 2024 में है। उसके बाद आपसे एक 2024 में फॉर डिसीजन सपोर्ट, इसको इसलिए बोल रहा हूँ लिखने के लिए। ये सब क्वेश्चंस आपके निकाले हैं मैंने जाके लाइब्रेरी में। आप भी जाके लाइब्रेरी में क्वेश्चन की फोटो ले सकते हो। तो मैं इसलिए तो निकाल के ले आया हूँ। आप लोग जो है, इसलिए इसलिए सारे क्वेश्चंस जो है, जो कॉमन क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं ना, वो सारे कॉमन क्वेश्चंस की आपको पीपीटी मैंने बना के लाया। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस है। थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर कर देता है, लेकिन होल क्वेश्चन का मीनिंग वही होता है। तो व्हाट इज द एमआईएस या डिफाइन द एमआईएस, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको घुमा फिरा के पूछेगा ही पूछेगा। और एग्जाम आप लोगों का दिसंबर में है, 3 महीना बचा हुआ है। नवंबर से आई थिंक कॉलेज भी बंद हो जाएगी। जो बच्चे का टाइम, और मेरी हफ्ते में 1 से 2 क्लास रहती है, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बना दिया। हाँ? हो गया सबका। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको जो है 10 से 16 नंबर का पूछता है। 5-7 क्वेश्चन जो कॉमन है वो हम आपको करा देंगे। पासिंग का पूरा चांस रहेगा, बाकी तो कुछ कटम आप लिख ही लीजिए। तो बाकी अब पासिंग इस वक्त मैं लगा देता हूँ, बाकी एफर्ट आप लगाइए। हमने कॉमन क्वेश्चंस दे दिए, इसका मतलब है कि कॉमन क्वेश्चन जो भी है अभी तक पूछा गया है, तो मे भी आगे भी पूछा ही जाएगा। इसलिए हर क्लास में एक कॉमन क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझाते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे कि टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग से सपोर्ट, तो ये आपको आ जाएगा। या भी हो सकता है कि सोर्स ऑफ डेटा क्या है, डिफाइन द 3 या 4 सोर्स ऑफ द डेटा, तो आप लिख सकते हैं। डेटा है टू, डेटा सोर्स है 2 कैटेगरी, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल इज द एचआर, फाइनेंस, सेल्स। एक्सटर्नल मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। अब मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी और एचआर फाइनेंस के बारे में लिख दीजिए। क्या हो गया, आगे बढ़े। लिखिए लिखिए लिखिए। 2019 से लेके 2024 के सारे क्वेश्चंस की हमने लेके गए थे, रात भर बैठे हैं, निकाले आंसर। पूछिए, आपको पढ़ाने के लिए हम रात भर खूब पढ़े हैं।
पूरा पीपीटी तैयार की है, ताकि झूठ बोलना है, पीपीटी में बेटा तैयार किया, कोई तैयार करता है। पांचवी क्लास में पढ़ता है, फिफ्थ में पढ़ता है। मेरी एक आदत है, झूठ नहीं बोल पाता। झूठ नहीं बोल पाते, इसे तो 14 कंपनियां चेंज हुई है। 21 साल के करियर में 14 कंपनी चेंज किया मैंने, तब जाकर अपना बिजनेस सेटअप किया कि नहीं ऐसा पढ़ा है जहाँ झूठ ना बोलना पड़े। टीचर का प्रोफेशन चूज किया जहाँ झूठ नहीं बोलना पड़ता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन है, डिटेल निकाला है चैट जीपीटी से एंड आपके बुक से। मोस्टली पीपीटी वही बनाता है, बस उसको मैं डिटेल दे देता हूँ, पॉइंट्स लिख के दे दिया, हमको उसको देना पड़ता है, नहीं दूंगा तो बैठ के टीवी देखने लगता है, गेम खेलने लगता है, सिस्टम की ऐसी वैसी कर देता है। तो उसको इसमें क्या बोलते हैं, उलझाने के लिए दे देते हैं, बाद में चेक कर लेते हैं, जहां जहां गलती होता है तो सही कर लेते हैं। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। तीसरा आता है, ये होता है इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। डिसीजन मेकिंग में एमआईएस का रोल होता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। ठीक है, अगर हमें एक मैनुअल डिसीजन मेकिंग बड़ी स्लो होती है और एरर बेस होती है। अगर मैनुअल कोई डिसीजन लेना पड़े तो एरर, जैसे कि मान लीजिए आपको स्टॉक में ये देखना है कि नियर बाई फिनिश क्या है, तो अगर आप इसकी डेटाबेस में रखे हैं तो आपको एक ही प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे कि दवा के दुकान में देखते हैं क्या करता है लोग, कि कस्टमर आया कि फलान दवा दे दे, ढूंढता है, नहीं मिला तो एक कॉपी में लिख देता है कि खत्म होने वाला। क्या ऐसे करके 2 दिन 3 दिन तक लिस्ट बनाता है, फिर ऑर्डर देता है। ये सोलो प्रोसेस है ना। अगर वो पूरी की पूरी स्टॉक डेटाबेस मेंटेन करेगा तो सीधे क्या करेगा, जीरो वाला स्टॉक इन्वेंट्री में जाएगा और जीरो वाले स्टॉक पे फिल्टर करके रिपोर्ट निकाल लेगा, उसको मिल जाएगा। तो स्पीड जो बढ़ाता है, अगर आप मैनुअल करेंगे तो स्पीड स्लो होगा, एरर भी होगी, हो सकता है कि कोई दवाई कोई किसी ने मांगा ही नहीं तो वो तो लिखेगा नहीं, अचानक उसकी डिमांड आ गई तो क्या करेगा। जैसे कि आपका हैंड सैनिटाइजर जो था, कभी पूछता था कोई इसको कोरोना से पहले, कोरोना से पहले क्या था, वो बीए पास लड़का था जिसकी जॉब नहीं है। कोरोना में ऐसा हुआ कि जैसे उसकी सगाई नौकरी लग गई हो, हर कोई पूछ रहा है उसको, हर तरह स्टॉक स्टॉक मेंटेन है, हर घर में एक दो सीसी यूज हो रही है, एक दो सीसी इसको स्टॉक में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए क्या होगा, स्पीड को बढ़ाएगा। दूसरा होता है एक्यूरेसी। अब यहाँ पे एक्यूरेट रिपोर्ट एंड क्विकली, जो रिपोर्ट है एक्यूरेट होना चाहिए और क्विकली होना चाहिए, तो आपको टाइमली डिसीजन मेक करता है ना। जैसे मान लीजिए कि दीपावली आने वाली है, दीपावली में के समय यूज होने वाले जितनी प्रोडक्ट है उनका अगर रिपोर्ट सही मिल जाए और उसका हम स्टॉकिंग कर दें तो हमें सेल्स में इंप्रूवमेंट होगा ना। अब दीपावली आ गई है, दीपावली के दिन सुबह में आप आपकी दुकान में लड़ी खरीदा के आ रही है तो क्या लग रहा है, स्टॉक ज्यादा दिखेगा, क्योंकि दीपावली के सुबह तक मोस्टली लोग तो खरीद चुके होंगे। So dashboard showing the real-time stock level help to manage a decide expense on replacement. प्रोडक्ट्स में आता है एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको समय से पहले अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए, प्रॉब्लम के सोर्स के बारे में पता चल जाए, प्रॉब्लम से सोर्स के बारे में प्रॉब्लम चल जाए, प्रॉब्लम का जो नतीजा कैसे हो जाए वो पता चल जाए, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि एमआईएस प्रोवाइड द ट्रेंड्स ऑफ एनालिसिस, फोरकास्ट एंड कंपैरिजन which help manager identify the problem and early and evaluate the solution. जैसे आपका प्रॉफिट आर डिक्लाइन, एमआईएस कैन शो वेदर इट इज ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट, लो सेल्स, हाई competition,
एक ही ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एग्जाम्पल दीजिएगा तो मोस्टली आप लोग सेल्स से दीजिएगा, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट से मत दीजिएगा, ठीक है ना। अनप्रोफेशनल एग्जाम्पल होता है और नकल के वो लगता है। अगर आप सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, जो प्रोफेशनल वर्ड है उससे रिलेटेड अगर आप देते हैं तो एग्जामिनर जो है समझता है कि इसने समझा है और इसने लिखा है। क्योंकि मैं पहले आपको बता दिया था, एग्जामिनर आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ता नहीं है और जस्ट एक नजर मारेगा, ठीक है। जैसे बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप कोई बुक खरीदने जाते हैं या गाइड खरीदने जाते हैं तो क्या लगता है, दुकान पे खड़ा होकर पूरा गाइड पढ़ लेते हैं? लिख लिया आप? अच्छा, आप लिखते क्यों नहीं है? हाँ लिखें। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ाए। चलिए, एक हो गया आपका, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमआईएस इन डिसीजन मेकिंग। एक मिनट, एक लिख रहा है। नहीं, वो नहीं, वो अलग है, पीपीटी खत्म हो गया। अब इसमें अगला है आपका 5वां नंबर, फैसिलिटीज एंड स्टोरेज प्लानिंग। फैसिलिटीज एंड स्टेटिक प्लानिंग जो है, at the top management level, MIS provide a summarized report, forecast and projection for long term planning. देखिए, जो स्टॉक का एग्जाम्पल है, सेल्स का एग्जाम्पल है, ये सब होता है लो लेवल पे या फिर मिडिल लेवल पे, जैसे मैनेजर्स हो गया, टीम लीडर्स हो गया। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट के पास जो आपका टॉप मैनेजमेंट लेवल का जो आपका एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको एमआईएस जो जाता है समराइज रिपोर्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चीज याद रखिएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो भी रिमाइज रिपोर्ट जाती है वो समराइज रिपोर्ट होती है। समराइज रिपोर्ट होती है किसकी? फोरकास्टिंग एंड प्रोजेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपकी जो कंपनी जैसे जियो का मालिक जो बैठा हुआ है, वो ये नहीं देखता है कि मेरा किस डिपार्टमेंट में या किस प्रोजेक्ट में, किस फैक्ट्री में क्या हुआ। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, ठीक है ना, आगे का प्रोजेक्ट बनाता है, उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करता है। जैसे मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट गाइड द डिसीजन टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब समरी समझ लिए, एमआईएस एट द बैकबोन ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ये वर्ड आप पहले लिखिएगा, ये चीज याद रखिए, पूरा तो याद नहीं होगा बट समरी में कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं जिसको आप याद कर सकते हैं कि एमआईएस एक्ट एज द बैकबोन, द रीढ़ की हड्डी ऑफ द डिसीजन मेकिंग by providing the timely and accurate information, supporting the all level of management, improving efficiency, planning and control, reduce the risks and uncertainties. In short, MIS better information, better decision and better performance. अब ये जो समरी है, अगर इसको याद कर लिए तो इसी पॉइंट को लेते हुए आप पूरा क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पूरी चीजें तो याद होने से रही आप लोगों की,
क्या लग रहा है, पूरा याद कर लीजिए क्वेश्चन, मुश्किल है, लेकिन जो समरी आपने याद कर लिया, इससे भी आपके बाकी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं आप, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समरी प्रोवाइड किया है। अगर आपको आपको बोला जाए कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमआई डिसीजन मेकिंग, आप सबसे पहला वर्ड लिख देते हैं कि एमआईएस एक्ट एज द बैकबोन्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग, तो एग्जाम में इसी को देख के समझ आएगा कि नीचे का कंटेंट क्या है, क्योंकि एक वर्ड में आपने सारा बोल दिया। उसी तरह से मैंने बताया था व्हाट इज एमआईएस, हमने क्या बोला था, एमआईएस इज द डेटा इज द ब्लड, एमआईएस इज द हार्ट, डेटा इज द ब्लड ऑफ कंपनी, एमआईएस इज द रोलर। मुझसे भी किसी इंपोर्टेंट बंदे का फोन होगा, आप लोगों को कभी देखा है मुझे फोन उठाते हुए क्लास में? और मैं फोन उठाऊं तो कोई आपत्ति होगा, किसी को नहीं होगा, लेकिन मैं फोन नहीं उठाता, क्योंकि आपसे इंपॉर्टेंट हमारा फोन नहीं है। अब आप फोन उठा रहे हैं, मतलब मुझसे इंपॉर्टेंट आपका फोन होगा। है ना, कॉल्स आते हैं, मैं भी उठा सकता हूँ। ठीक है, चलिए अटेंडेंस ले ले। देखिए अभी का जो बिहेवियर आपका है, आपके ऑफिशियल बिहेवियर, ऑफिस में जब जाइएगा वहां काम है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल, हमें हायर किया गया है आपको उसी सिखाने के लिए जो ऑफिस में काम किया जाता है, चाहे वो रिपोर्ट से रिलेटेड हो या बिहेव से रिलेटेड। अब आपकी मर्जी है, आप सीखेंगे तो आगे काम आएगा, वरना कंपनी के अंदर में आपकी जो बिहेवियर होगा ना, वो बर्दाश्त नहीं किया जाए, सीधे बोलेगा हिसाब को बाहर जाओ। अपने मैनेजर्स और सीनियर्स की मीटिंग में बैठ के अगर आप मोबाइल चलाइएगा, मोबाइल से बात कीजिएगा या आपस में गप मारिएगा, तो उसमें मीटिंग के समय कुछ नहीं बोलेगा, तो सीधे एचआर को बोलेगा इसका हिसाब से। एचआर सीधे बोलेगा कि ठीक है आपका जो है कितने तारीख को लास्ट वर्किंग डे है, जॉब को। उससे एक फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी चाहता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर उसका सेल्स नहीं होगा। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं, जहां पे डिसिप्लिन के गाइडलाइन बनाइएगा मैनेजमेंट में, आप लोग की डिसिप्लिन नहीं रहिएगा, अब डिसिप्लिन के लेक्चर दे रहे हैं, आपस में आप लोग बात कर रहे हैं, तो क्या फायदा लेक्चर देने का है? चलिए, कॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
ये लिख लिया आप लोगों ने?